गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा सेशन है कल के वीडियो का अगला पार्ट है। ओके, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, एटमॉस्फेरिक लेयर्स की बात कर रहे थे। उसमें हमने कल देखा था जो सबसे निचली लेयर होती है हमारे एटमॉस्फेयर की, विच इज ट्रोपोस्फियर और क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, उसको देखा था। उसके बारे में हमने बेसिक सी चीजें जानी, लैप्स रेट देखा हमने, एडियाबैटिक कूलिंग, एडियाबैटिक प्रोसेस, इसके बारे में बात की। ठीक है, और हमने वेरिएशंस की बात की कि पोल्स पर, इक्वेटर पे कहां पर हाइट इसकी ज्यादा होती है, कहां पे लो होती है। क्लियर है? ओके, और टेम्परेचर में डिफरेंसेस देखा कि कितनी हाइट पर जाने पे कितना टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है। ओके ओके, चलिए अब आज का जो है आगे की लेयर्स में हम चलते हैं। इसके ऊपर ट्रोपोस्फियर के बाद हम लोग बात करेंगे जो अपर लेयर्स है उनकी। क्लियर है? ओके, तो सीधे आते हैं हम लोग अपने उन लेयर्स पे। देखिए, जो ट्रोपोस्फियर है इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर को एक नैरो बैंड जो होता है वो क्या करता है, सेपरेट करता है। ओके, ये जो नैरो बैंड है लगभग यहां पे अगर हम मान ले इसको, ये 12 से 15 किलोमीटर, ठीक है ना। इस बैंड पे क्या है कि आपका जो टेम्परेचर हमने कल देखा था, इस वाले इमेज में जरा ध्यान दें। यहां पे देखिए, नीचे से हाइट एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यहां पे लगभग 20 डिग्री, यहां पे लगभग 60 डिग्री के अराउंड पहुंच गया। क्लियर है? ओके, अब इसके बाद क्या होता है, ये वाला इनकी जो बाउंड्री है, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल और क्षोभ मंडल की जो बाउंड्री है उसको कहते हैं हम लोग क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज। ओके, तो ट्रोपोपॉज पे क्या होता है कि इस वाले लेयर में, इस नैरो बैंड में हाइट तो बढ़ती जाती है बट टेम्परेचर में कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, टेम्परेचर स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो इस लेयर को हमने इसकी बाउंड्री मान लिया जहां तक टेम्परेचर स्टेबल रहता है। ठीक है ना, क्योंकि हमने इन लेयर्स को टेम्परेचर के बेस पे ही बनाया है। टेम्परेचर कहां पे घट रहा है, कहां पे बढ़ रहा है, उन्हीं के बेस पे हमने इनको अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो जिस एरिया तक यहां पे टेम्परेचर स्टेबल रहा उसको हमने उसकी लिमिट मान ली और दैट इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा। ठीक है, ओके, अब इस क्षोभ सीमा के ऊपर जो है और लगभग 50 किलोमीटर तक, यानी हम मान लें 20 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर का जो रेंज होता है। ठीक है, ये वेरिएशन देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको 20, कहीं पे 15, कहीं पे 8। ये कल मैंने बताया था आपको कि नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे है या इक्वेटर पे है, उसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट में, ट्रोपोस्फियर की हाइट में वेरिएशन देखने को मिलता है। क्लियर? तो स्ट्रेटोस्फियर की बात करते हैं, 20 से लेके लगभग 50 किलोमीटर की हाइट तक आपका क्या है भाई, आपका स्ट्रेटोस्फियर है। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट स्फीयर है ये। ओके, क्यों? क्योंकि यहां पे हमारे एटमॉस्फियर की एक बड़ी इंपॉर्टेंट गैस, हालांकि वॉल्यूम के बेसिस पे हम बात करें तो वो बहुत कम है। ओके, बट उसका इंपॉर्टेंस हमारे अर्थ पे, हमारे बायोस्फीयर के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ओके, उसको कहते हैं हम लोग ओजोन लेयर। ओजोन लेयर बिकॉज यहां पे हमारे एटमॉस्फियर में पाई जाने वाली जो ओजोन गैस है उसका मैक्सिमम पार्ट या मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है वो इसी एरिया में मिलता है। ठीक है, लगभग 98-99% का आपको ओजोन यहां पे देखने को मिलता है। क्लियर है? तो इस लेयर को हमने क्या नाम दे दिया, ओजोन लेयर भी कहते हैं। ओजोन लेयर किसका पार्ट है भाई? स्ट्रेटोस्फियर का पार्ट है। ओके, स्ट्रेटोस्फियर देख रहे होंगे हम, यहां से लेके यहां तक के रेंज में है फैला हुआ, और इसके निचली लेयर में आपको ये ओजोन लेयर, तो स्ट्रेटोस्फियर की निचली परतों में आपको क्या मिल रही है, एक ओजोन लेयर मिल रही है जिसमें ओजोन गैस क्या है, फैली हुई है। क्लियर है इतनी बात? ओके, ये जो ओजोन लेयर है ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम कर रहा है हमारे अर्थ के लिए। और प्रोटेक्शन किससे कर रहा है भाई? सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, यूवी रेज जिसको कहते हैं हम लोग, उनको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो काफी हार्मफुल होती हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, स्किन डिसीजेस हो सकती है, स्किन कैंसर जैसे। ओके, और इसके अलावा और भी जीन म्यूटेशन, इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इनसे क्या प्रोटेक्ट करता है हमको, कौन? यही ओजोन लेयर। ठीक है, इसलिए इस लेयर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्लियर? ओके, यहां पे जो ओजोन है, इस ओजोन को, इसकी इस खासियत की वजह से हम लोग इसको गुड ओजोन के नाम से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड
गुड ओजोन। तो कभी एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज गुड ओजोन और व्हाट इज बैड ओजोन, ठीक है, तो गुड ओजोन यही है जो आपके स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए गुड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, बायोस्फीयर के लिए, यहाँ के इकोसिस्टम के लिए गुड है, ठीक है ना, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। बट अगर यही ओजोन गैस अगर हमारे इस ट्रोपोस्फियर के अंदर पाई जाती है, ठीक है, वो वेरियस कारण से होता है कि ओजोन जो गैस है अगर हम बात करें तो इसका इमिशन होता है इंडस्ट्रीज और इन सब की वजह से, क्या होता है, इन गैस का इमिशन होता है, ठीक है। और ये गैस क्या काम कर रही है भाई, आपके ओजोन गैस जो होती है जब ये ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है तो ये हमारे एयर जिसको हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जिसको हम इनहेल कर रहे हैं, उसका पार्ट बन जाती है। क्लियर है? ओके। और ये हमारे बॉडी में एंटर करती है, ठीक, जिसकी वजह से लंग्स डिसीज जो होते हैं ये सब हो सकता है। आई पेनिट्रेशन, अगर ओजोन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो आंख में जो जलन होती है, ठीक है ना, या अदर सांस से संबंधित बीमारियां होती है, ये सारी घटनाएं इनसे हो सकती हैं, ये बीमारियां इनसे हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए अगर यही ओजोन गैस आपकी कहां पे, ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड बैड ओजोन। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओजोन गैस जो है इसके बारे में थोड़ा सा देख लें, ओजोन लेयर के बारे में। हम एक स्लाइड पे आते हैं। क्लियर? ओके। ओजोन गैस, ओजोन एक ऐसी गैस है जो अगर हम बात करें इसके हाई एनर्जी रेडिएशंस की, जैसे अल्ट्रावायलेट की बात कर लें, ओके, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं, उन रेडिएशंस को क्या करते हैं, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन दे रहे हैं हमको। लेकिन इसका जो कंसंट्रेशन होता है, मैंने कल बताया था आपको कल की वीडियो में कि भाई इक्वेटर और पोल, इन दोनों की तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं तो पोल पर जो हमारा एटमॉस्फेरिक लेयर होता है वो काफी नीचे रहता है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें इस पोल साइड में, ये लेयर भी काफी नीचे मिलेगी आपको, ओजोन लेयर, एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल रीजन या ट्रॉपिक्स, ठीक है। अब इस लेयर्स का क्या है, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे वॉलेटाइल कंपोनेंट या एलिमेंट्स जो है, केमिकल एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो इसके साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, वो इसको डिप्लीट करने लगते हैं। इसी तरीके का एक एलिमेंट है, एक गैस है, विच इज नोन एज CFC। इसके बारे में आपने शायद सुना होगा। इट इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, तो इसमें क्या है भाई, क्लोरो, ये फ्लोरोकार्बन, ठीक है, तो इसमें क्लोरीन एटम्स हैं। अब ये क्लोरीन जो है ये बड़ा ही खतरनाक है, किसके लिए, ओजोन के लिए, ठीक है। इसका एक एटम जो है इसके 10 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल्स, एटम्स को क्या कर रहा है, वो ब्रेक कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो एक ही इसका सिंगल एटम 10 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, इतना ये खतरनाक होता है। तो CFC, इस पे काफी इंटरनेशनल कन्वेंशन भी हुए हैं। आप लोग जब एनवायरमेंट इकोलॉजी उसमें देखेंगे तो आप उसमें ओजोन डिप्लीशंस के लिए आपके जो विभिन्न प्रोटोकॉल हुए, कार्टेजिना और आई थिंक नगोया प्रोटोकॉल, इन सबको देख सकते हैं आप वहां पे, वो उसका एनवायरमेंट इकोलॉजी का पार्ट है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो CFC की बात कर रहे हैं हम बेसिकली। तो CFC क्या है, ये एक तरीके की आपकी गैस है जो जिसमें कि मेन कंपोनेंट आपका क्लोरीन है, और ये क्लोरीन जो है इसके साथ काफी रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, और इस क्लोरीन के रिएक्शंस की वजह से ये जो ओजोन गैस होती है, ओजोन, ये स्प्लिट हो जाती है दो पार्ट्स में, पहला एक ऑक्सीजन और दूसरा एक सिंगल ऑक्सीजन। ओके, ये जो एटम, सिंगल एटम है, अगेन फिर क्या करता है, ये काफी वॉलेटाइल हो जाता है, ठीक है ना। फिर आगे क्या काम करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ, ये सिंगल ऑक्सीजन मिलके ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेता है, ओजोन, ठीक है। तो इस तरीके से एक तो इसका ब्रेकअप हो रहा है। तो CFC क्या कर रहा है, जब यहां पे ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है, ओजोन वगैरह के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहां पे ओजोन गैस का प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। और यही ओजोन गैस जो होती है हमारे, चूंकि ये CFC का कंसंट्रेशन अगर हम देखें इस ट्रोपोस्फियर में काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। ओके, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज। हम लोग बात करें CFC की, तो CFC एक ऐसा कंपोनेंट है जो जनरली
आपके जो इंडस्ट्रीज होती हैं, आप अगर हम बात करें जो गैस कैन होते हैं, जैसे डीओ वगैरह यूज करते होंगे आप, ठीक है, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। और भी अदर जगह फ्रीज वगैरह, जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, एसी होता है, ठीक है ना, इन मशीनों में भी इस गैस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस गैस की वजह से क्या होता था कि ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन ओजोन के साथ रिएक्शन करके, कौन सी ओजोन, जो स्ट्रेटोस्फीयर में है, उसके साथ रिएक्शन करके क्या कर रहा है, उसको वीक कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, और उसको ऑक्सीजन और सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो यहां से ओजोन टूट के इस पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। ओजोन का डिप्लीशन, यानी जब ओजोन लेयर्स का डिप्लीशन हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपकी ओजोन डिप्लीशन कहलाती है, ठीक है। ओजोन क्षय या ओजोन परत का क्षय कहलाती है, ठीक। तो फिर बाद में कन्वेंशन, जो वो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उनके बारे में आप जब पढ़ेंगे देखेंगे कि इन गैसेस को अब इनके प्रोडक्शंस पे रोक लगाई गई है, ओके, इनको इमिशंस को रोका गया है, ठीक है। लेकिन अभी भी इनका इमिशन होता रहता है। अगर जैसे कोई जेट विमान है या कोई रॉकेट है, ठीक है ना, जब इसको हम जैसे जिससे सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं हम लोग, तो उसमें से भी क्या निकलता है, ये क्लोरीन एटम्स आपके गैस के माध्यम से बाहर आते हैं, ठीक है ना, जो अगेन ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसको डिप्लीट करने का काम करते हैं। तो इस तरीके की जो गैसें होती हैं उनको हम लोग रिप्लेस किए, और इसकी जगह जनरली हम लोग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज करने लगे, ठीक है। तो ये अदर पार्ट है, आप उसमें डीप में पढ़ेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी में। तो यहां पे ओजोन लेयर जो है, ये अगर स्ट्रेटोस्फीयर में है ओजोन गैस, दैट इज गुड, ओके। और अगर यही आपका ट्रोपोस्फीयर में है तो ये ओजोन आपका बैड ओजोन कहलाएगा। क्लियर है? तो इसका जो स्पेसिफिकेशन है आप ये ध्यान रखिएगा कि क्या इसकी खास बात है। चलें आगे चलते हैं हम लोग इस लेयर में। ये है स्ट्रेटोस्फीयर। देखिए, जब इसका नीचे से टेम्परेचर ऊपर की ओर जा रहे थे ट्रोपोस्फीयर में, तो घटता गया, लगभग -60 मान लो यहां पे। अब यहां से स्ट्रेटोस्फीयर में, ध्यान से देखिएगा इसको, स्ट्रेटोस्फीयर की बात कर रहा हूं मैं। स्ट्रेटोस्फीयर में जैसे ही ऊपर बढ़ रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर फिर बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते ये कहां पहुंच गया, लगभग 0 डिग्री तक के आसपास पहुंच गया, ठीक है ना। यानी स्ट्रेटोस्फीयर में हमें क्या पता चला कि वहां पे हाइट बढ़ने पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जबकि ट्रोपोस्फीयर में क्या हो रहा था, हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, ठीक है ना। तो इसको हमने नॉर्मल लैप्स रेट बोला था। जबकि अगर हम इसी को देख लें स्ट्रेटोस्फीयर में, तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन कहलाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन भी कह सकते हैं। इन्वर्जन कहने का सेंस क्या है कि जो नॉर्मल लैप्स रेट होती है, टेम्परेचर में रिड्यूसनेस होती है, वो रिवर्स हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है, और ऊपर हाइट बढ़ने के साथ साथ वो घटने की बजाय क्या होने लगती है भाई, बढ़ने लगती है। क्लियर है? तो यहां स्ट्रेटोस्फीयर में हमको ये फिनोमेना देखने को मिलता है कि एल्टीट्यूड बढ़ने पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है, और -60 से बढ़ के वो लगभग -2.5, लगभग 0 डिग्री के आसपास वो टेम्परेचर पहुंच जाता है। क्लियर? ओके। अब इसमें जरा ध्यान से देखिए, नीचे टेम्परेचर आपका कैसा है भाई, -60 के आसपास का एरिया है, तो टेम्परेचर ठंडा होगा। तो यहां जो गैस है, यहां पे जो एयर है वो भी ठंडी होगी, और ठंडी एयर कैसी होती है, हैवी होती है। तो आपकी वो एयर यहां पे रहेगी, ठीक है, टेम्परेचर लो होने की वजह। और जो ऊपर है यहाँ पे, एज कंपेयर टू इस लेयर के टेम्परेचर हाई है, तो गैस यहाँ पे, एयर जो है वो भी आपकी गर्म होगी और वो हल्की होगी। तो ठंडी लेयर ऑलरेडी यहाँ पे सेटल्ड है, हैवी लेयर, हैवी एयर, और आपकी जो लाइट एयर है वो ऑलरेडी ऊपर सेटल्ड है, ठीक है। तो ये हल्की है ऊपर है, ये भारी है ये नीचे है, ठीक है। तो यहां पे ये अपने आप ही यहां पे सेटल्ड है। इसकी वजह से क्या होता है, इन दोनों के बीच में कोई ज्यादा डिस्टरबेंस, कोई जिसको हम लोग फ्रंट भी कह सकते हैं, ऐसा कोई यहां पे फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है। जिस वजह से क्या होता है, इस लेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, जो विंड्स होती हैं वो काफी शांत होती हैं, एकदम काम एयर फ्लो करती रहती है, ठीक है। ओके, पहली चीज। दूसरा, इसमें वाटर वेपर बहुत कम मात्रा में होता है, न के बराबर। वाटर वेपर जो है वो हैवी होने की वजह से ट्रोपोस्फीयर और ट्रोपोपॉज तक आपको मिलेगा। इस लेयर में आपको वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल ये कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये सब नहीं होगा तो यहां पे क्लाउड फॉर्मेशन भी आपका
क्लाउड भी यहाँ पे आपका फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है आपका, दो चीजें देखिए। पहला तो यहाँ पे एयर में ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कोई टर्बुलेंस नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा कि यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, विजिबिलिटी जो होती है इस एरिया में काफी दूर तक बनी होती है, ठीक है। ओके, और विंड जो होती है वो एक काम विंड जो कंटिन्यू आपकी फ्लो करती रहती है। क्लियर इतनी बात? ओके, दूसरी चीज, इस एरिया में अगर हम बात करें ट्रोपोस्फियर के अपर पार्ट में, यहां पे एक हमारे ग्लोबल, अगर हम बात करें अर्थ की, ये अर्थ है, अर्थ पर हमारे इस तरीके से कॉन्टिन्यू एक परमानेंट विंड है जो कॉन्टिन्यू वेस्ट से, पश्चिम से पूरब की ओर, ईस्ट की ओर कॉन्टिन्यू फ्लो करती है, और विच इज नोन एज जेट स्ट्रीम। कौन सी स्ट्रीम भाई? जेट स्ट्रीम। इसकी चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे विंड सेक्शन में, ठीक है ना, विंड वाला चैप्टर जब करेंगे। तो जेट स्ट्रीम जो होता है वो आपका पश्चिम से पूरब दिशा में इस तरीके से कंटिन्यू फ्लो करता रहता है, ठीक है ना। ओके, तो ये जो जेट स्ट्रीम है, इनकी खास बात क्या है कि भाई एक तो जेट नाम ही इनका इसलिए पड़ा क्योंकि ये बहुत स्पीड से चलती है। दूसरी बात कि ये हाई एल्टीट्यूड में मिलती है, यानी ट्रोपोस्फियर की बात करें तो ये जो 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर का जो एरिया है इसमें ये फ्लो करती है, ट्रोपोपॉज और स्ट्रेटोस्फियर एकदम नीचे, ठीक है। तो यहां पे इन सब गतिविधियों का, यानी इन फीचर्स का फायदा कौन उठाती हैं? जो एयरलाइंस कंपनियां होती हैं, ठीक है ना, प्राइवेट कंपनी। अपने जो कॉमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं वो काम क्या करती हैं भाई? अब उनका काम क्या है कि अपनी फ्लाइट्स उड़ा रहे हैं तो उनको कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे होगा? अपना फ्यूल बचा के, फ्यूल जितना कंजम्पशन कम होगा उतना ही उनका प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपनी फ्लाइट को इस लेयर से ऊपर उठा के कहां ले आते हैं? यहां पर ले आते हैं, स्ट्रेटोस्फियर में ले आते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेटोस्फियर में क्या चीजें हैं भाई? एयर, काम एयर है, यहाँ पे कंटिन्यू आगे फ्लो कर रहा है। तो दूसरी चीज क्या है, यहां पे ट्रोपोस्फियर के कंपैरिजन में स्ट्रेटोस्फियर में डेंसिटी एयर की कम है और एटमॉस्फेयर काफी रेयर है। इसकी वजह से यहां पे ज्यादा फ्रिक्शन भी उसको नहीं फील करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट, यहां पे क्लाउड फॉर्मेशन भी ज्यादा नहीं है, ओके ना। तो ऐसी सिचुएशन में विजिबिलिटी भी काफी दूर तक बनी होती है। तो इन सब चीजों की वजह से क्या होता है कि जो फ्लाइट्स होती हैं, कॉमर्शियल फ्लाइट, वो इस एरिया में उड़ाया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, उनको ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ता, ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लगता है उनके ऊपर। इसकी वजह से उनका फ्यूल जो होता है वो कम खर्च होता है, ठीक है। और अगर मान लो किसी फ्लाइट को वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जाना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी को नॉर्थ अमेरिका, यूएसए से यूरोप की तरफ अगर जाना हो, ओके, तो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में ये फ्लाइट से जाना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, इस जेट स्ट्रीम जो है ये उसको एक तरीके से स्पीड थ्रस्ट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना, स्पीड प्रोवाइड कराएंगी, जिसका यूज करके भी वो अपने फ्यूल्स को, कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पे स्ट्रेटोस्फियर की ये खासियत है, यहां पे इसका इस तरीके से यूज किया जा सकता है। क्लियर है? ओके, तो चले इसमें देख लें। ये देखिए आपका जेट बना हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से फ्लाइट उड़ती रहती है। आपका वेदर बैलून है, वेदर बैलून आपके इस लेयर में आपको देखने को मिलता है, हाइट उसकी काफी ज्यादा रहेगी। स्ट्रेटोस्फीयर में आपको यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, स्टेबल रहता है, आपका वेदर को कंटिन्यू वो ऑब्जर्व करता रहता है, ठीक है ना। ओके, चलें आगे चलते हैं। तो भाई यहाँ पे लगभग 50 किलोमीटर की रेंज पे हम लोग पहुंच गए हैं अर्थ सरफेस से। ओके, अब 50 किलोमीटर से लेके लगभग 80 किलोमीटर का जो रेंज है, दैट इज कॉल्ड मेसोस्फीयर, मध्य मंडल कहते हैं इसको, मध्य मंडल। ओके, मेसोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर को जो बाउंड्री अलग करती है, अगेन वो थर्मो बाउंड्री है आपकी, और जहां पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अगेन देखिए, स्ट्रेटोस्फीयर में जब हम हाइट पे बढ़ रहे थे, यहां पे देख लीजिए आप, ये स्ट्रेटोस्फीयर है, यहां पे हाइट बढ़ रही थी, टेम्परेचर भी बढ़ रहा था, टेम्परेचर लगभग 0 के आसपास आ गया था। अब इस जगह पे बात करें हम लोग, तो कुछ अगेन एक नैरो बैंड आती है जहां पे हाइट बढ़ रही है लेकिन टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, टेम्परेचर वहां पे स्टेबल है। तो जहां तक स्टेबल है टेम्परेचर, उस नैरो बैंड को हमने उसकी बाउंड्री मान ली, और उस बाउंड्री को नाम क्या दे दिया, नीचे स्ट्रेटोस्फीयर है तो उसको नाम दे दिया हमने स्ट्रेटोपॉज, या इसको हम लोग कह सकते हैं समताप सीमा। समताप
सीमा, नीचे वाली जो ट्रोपोपॉज थी उसको क्या कहा था, क्षोभ सीमा। ओके, ये हो गई आपकी समताप सीमा। अब समताप सीमा से लेके लगभग 80-85 किलोमीटर की रेंज तक अगर हम बात करें, दैट इज मेसोस्फीयर। अब मेसोस्फीयर में क्या चेंजेस है भाई, पहली चीज इसकी खास बात, जो हमारी पांचों एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं उसमें सबसे कोल्डेस्ट लेयर मेसोस्फीयर ही है, मध्यमंडल ही है। ओके, दूसरी चीज इसमें देख रहे हैं हम लोग, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है टेम्परेचर क्या हो रहा है, ड्रेस्टिकली रिड्यूस हो रहा है, तेजी से गिर रहा है टेम्परेचर, और इस 0 डिग्री से वो गिर कर कहां तक पहुंच गया, लगभग -90 डिग्री के आसपास पहुंच गया। क्लियर है, यहां पे टेम्परेचर लगभग -60 तक था, यहां पे टेम्परेचर कितना गिर गया, -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इसमें गिर चुका है। ठीक है, इसी वजह से हम कहते हैं मेसोस्फीयर जो है ये सबसे कोल्डेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है। क्लियर इतनी बात, ओके। मेसोस्फीयर की बात करें, इसके ऊपर देखिए आपके 2 स्फीयर और हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। ओके, अभी मेसोस्फीयर पे आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इनको बारे में मैं बता दूं। देखिए, एक्सोस्फीयर ये आउटर स्पेस लगभग है आपका, थर्मोस्फीयर ये आपका सब आउटर मोस्ट लेयर से नीचे वाली लेयर जो है उसको थर्मोस्फीयर कहेंगे यहाँ पे। ओके, 80 से 700 किलोमीटर। इन दोनों लेयर्स में जो एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो बहुत रेयर होती हैं। रेयर कहने का सेंस वो काफी ज्यादा फैली होती हैं और उनका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में यहां पे मूव करने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लगता है। क्लियर है, फ्रिक्शन कब लगेगा, जब वहां पे भाई गैसेस होंगी। अब कोई चीज तेजी से मूव कर रही है और वहां पे उसके सराउंडिंग में एयर मौजूद है तो अब उस पर फ्रिक्शन लगेगा, है ना। लेकिन अगर एयर वहां पे मौजूद नहीं है या कंसंट्रेशन बहुत कम है तो वो जो है फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों लेयर में फ्रिक्शन कम रहता है। अब जब हम बात करते हैं मेसोस्फीयर की, यहां पे इनके कंपैरिजन में गैस का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है ना, गैस ज्यादा है, दूसरा टेम्परेचर बहुत कम है इस एरिया में, तो गैस कंडेंस भी है आपकी। ओके, ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है भाई, अब इसको समझिए। इसमें जब कोई मीटियोर्स, ओके, मीटियोर्स जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो आपस में टकराए, उनके छोटे छोटे टुकड़े जब हमारे ग्रेविटी के अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आते हैं अर्थ के, तो वो क्या होते हैं, अर्थ की तरफ तेजी से गिरने लगते हैं। ठीक है, और अर्थ के सरफेस की तरफ बढ़ते हैं। जब ये अर्थ के सरफेस की तरफ बढ़ते हैं तो हो क्या रहा है वहां पे, तो ये इन दोनों स्फीयर से तो निकल गए, वहां पे ज्यादा उसको रेजिस्टेंस, ज्यादा फ्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जैसे ही आपका ये मीटियोर्स कहां एंटर किया, इस मेसोस्फीयर में, यहां पे मौजूद जो गैस पार्टिकल्स हैं उससे ये कंटिन्यू फ्रिक्शन होगा, टकराएगा। हो सकता है इसके अंदर कुछ क्रैक्स हो, उनमें एयर प्रेशर क्या करेगा, उसको उसकी स्पीड की वजह से उसको ब्रेक करेगा, स्प्लिट करेगा, और उसके फ्रिक्शन की वजह से ये क्या होता है, मीटियोर्स जलने लगता है। ठीक है ना, जलने लगता है ये मीटियोर्स, और धीरे धीरे ये स्प्लिट होकर टूट के राख में कन्वर्ट हो जाता है, एसेस में कन्वर्ट हो जाता है और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो ये मीटियोर्स, हालांकि इनकी साइज के अकॉर्डिंग बात करें, ये कुछ मिलीमीटर से लेके कई किलोमीटर तक भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे जो मीटियोर्स होते हैं वो जनरली, जो छोटे मीटियोर्स हैं वो पृथ्वी पे टकराने से पहले ही क्या होते हैं, आपके इस मेसोस्फेरिक लेयर में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, डेली ऐसे हजारों मीटियोर्स की रेन होती रहती है, प्रेसिपिटेशन होता रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे नाइट के टाइम में आपको टूटता हुआ तारा दिखाई देता है। ठीक है, तो वो तारा टूटता हुआ तारा नहीं होता है, बल्कि क्या होते हैं, वही मीटियोर्स होते हैं। और जब वो मीटियोर्स हमारे मेसोस्फीयर में आते हैं तो जलने लगते हैं। जलने की वजह से वो हमें स्टार टाइप के दिखते हैं कि अच्छा कोई स्टार इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग खड़े होके फिर हाँ भगवान ये दे देना, भगवान वो दे देना। ठीक है, तो वो सब मिथ है। ओके, वो है कि एक्चुअल में वो एक पत्थर का टुकड़ा है। ठीक है, एस्टेरॉइड का टुकड़ा है जो हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गया है और अंदर आ रहा है। मेसोस्फीयर में एंटर करने के बाद हाई फ्रिक्शन की वजह से वो क्या होने लगा, हीट अप होके जलने लगा। ठीक है, बाद में वो वहीं पे डिस्ट्रॉय होके खत्म हो जाता है। ठीक, तो ये मेसोस्फीयर जो है एक अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करता है इन छोटे मीटियोर्स के टकराने से हमारे अर्थ सरफेस पे। ठीक है ना, ओके, तो भाई हम लोग ने कहां पहुंच गए हैं, लगभग 85 किलोमीटर की रेंज में पहुंच चुके हैं। ओके, इसके ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्फीयर है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्फीयर, ओके ना, बिकॉज
ये हमारे लिए काफी यूजफुल है। अभी हम बात करेंगे किस तरीके से ये हमारे संचार माध्यम के लिए, ठीक है ना, और रेडियो कम्युनिकेशंस के लिए, इन सब के लिए क्या होता है, ये बड़ा यूजफुल लेयर है, ठीक है। ओके, इसकी हाइट की मैं बात करूं, लगभग 80 किलोमीटर से लेके अप टू 700 किलोमीटर की हाइट तक ये आपको मिलता है, थर्मोस्फीयर। ओके, ये थर्मोस्फीयर, इसका नाम क्यों पड़ा थर्मोस्फीयर, या तापमंडल भी कह सकते हैं। थर्मो मतलब ताप, ताप मंडल, ये समताप मंडल था, ये ताप मंडल या थर्मोस्फीयर कह लो। ओके, 80 से 700 किलोमीटर की रेंज में आपको देखने को ये मिल रहा है। ओके, थर्मोस्फीयर, यहां पे जो मौजूद गैस पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हालांकि गैस काफी रेयर हो जाती है इस एरिया में पहुंचते पहुंचते, लेकिन गैस पार्टिकल्स कुछ मौजूद हैं। जैसे हम बात करें, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये कुछ गैसेस हैं, ओके, जिनके मॉलिक्यूल्स यहां पे मौजूद हैं, ये फैले हुए हैं, ठीक। अब ये गैस पार्टिकल्स, अब देखिए, मान लो इस तरीके से ये पार्टिकल मौजूद है, ठीक है, और यहां से जब सनलाइट इन पर पड़ती है, क्योंकि सनलाइट जब आती है वो कॉस्मिक किरणें, वो क्या होता है, हाई एनर्जी वाली रेज होती हैं, वो उसमें एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज जैसी हाई एनर्जेटिक रेज होती हैं, और उसमें एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। अब ये एनर्जी पार्टिकल्स जब जाके किससे, इन गैस मॉलिक्यूल से टकराते हैं, तो क्या करते हैं भाई, इसको अपनी एनर्जी पूरी दे देते हैं, और ये गैस क्या होती है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करती है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करती है, दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए मिलेंगे इस लेयर में, ओके। और जो गैस पार्टिकल्स हैं वो उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली वो क्या होते हैं, मतलब इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ना कह के उसको विद्युत चुंबकीय, हाँ सही है, विद्युत चुंबकीय आवेशित कण हो जाते हैं वो, ठीक है, बिकॉज इन पे क्या आता है, चार्ज आ जाता है, प्लस माइनस जो भी होगा जिसके ऊपर, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, चार्ज हो जाते हैं। तो ये आयनाइजेशन हो जाता है इन गैस मॉलिक्यूल्स का। क्लियर है इतनी बात, कैसे हुआ, ये सनलाइट पड़ी इस पर, ये गैस मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किए, ठीक है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए, साथ ही साथ वो क्या हो गए, आयनाइज हो गए, ठीक है। इस आयोनाइजेशन प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको फोटो आयोनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, फोटो आयोनाइजेशन। इसका फिगर आप यहां देख सकते हैं, दैट इज फोटो आयोनाइजेशन। इधर एनर्जी, इधर आके इस मॉलिक्यूल्स में कोई ऑक्सीजन, मान लो नाइट्रोजन, कुछ भी गैस का मॉलिक्यूल है, टकराया, इसको एनर्जी दी, और ये इधर से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, ठीक है ना, इंटरेक्ट करता है जब ये, तो रिलीज होता है, ठीक है। दैट इज फोटो इफेक्ट, यूजुअली थॉट ऑफ एज one photon being absorbed by the atoms or molecules and one electron is emitted. ओके, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो क्या कर रहा है, इन फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, और भाई एक इधर से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे रहा है। क्लियर है, तो दैट इज कॉल्ड फोटो आयोनाइजेशन या फोटो, ठीक है, फोटो आयोनाइजेशन। तो इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, ये जो थर्मोस्फीयर है आयोनाइज्ड हो गया, यहां पे जो मौजूद गैसें थी आयोनाइज्ड हो गई, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोस्फीयर को आयनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है भाई, ओके। ये थर्मोस्फीयर क्या हो गया आपका, इसको आयनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। आयनोस्फीयर यानी आयंस का स्फीयर, जिसमें आयंस यानी कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, चार्ज्ड गैस मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया में फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये सनलाइट या हाई एनर्जी रेज इनसे आके टकराती है, और ये क्या करते हैं, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उस रिएक्शंस के कारण क्या होते हैं, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स, एटम्स होते हैं, वो चमकने लगते हैं, ठीक है ना, लाइट इमिट करने लगते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइट इमिट करने लगते हैं, ठीक है। उस लाइट इमिशंस की वजह से क्या होता है भाई, कि लाइट इमिशंस की वजह से यहां पे एक ऑप्टिकल फिनोमेना देखने को मिलता है थर्मोस्फीयर में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑरोरा कहते हैं, ऑरोरा। ओके, इसको ध्रुवीय ज्योति भी कहा जाता है, ध्रुवीय ज्योति।
ओके ये ऑरोरा क्या होते हैं, आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आपको देखने को मिलता है, जब वहां पे इस थर्मोस्फीयर में अवेलेबल जो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं इन गैस पार्टिकल्स के, जब हाई एनर्जी रेस के संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट होता है, रिएक्शन करते हैं, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, फोटो आयोनाइज्ड होते हैं और लाइट इमिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑरोरा। ओके तो डिफरेंट चमकदार लाइट आपकी इमिट होती है, इसी को हम लोग ऑरोरा कहते हैं। क्लियर है? ओके नेक्स्ट पॉइंट, ये ऑरोरा जो है इसको हम लोग दो अलग अलग रीजन में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें नॉर्थ पोल में, ठीक है, नॉर्थ पोल का जो ऑरोरा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑरोरा बोरियलिस, ऑरोरा बोरियलिस। ओके और जो साउथ पोल का ऑरोरा होता है, जो वहां पे इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं, उसको कहते हैं हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्लियर है? इसके नाम ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ऑरोरा बोरियलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, तो ऑरोरा एक्टिविटीज आपको कहां देखने को मिल रही है भाई, इसी थर्मोस्फीयर में देखने को मिलती है, आयनोस्फीयर में देखने को मिलते हैं। आयनोस्फीयर जो है इसके बारे में एक चीज ये जान लीजिए, आयनोस्फीयर एक तरीके से आपका केवल थर्मोस्फीयर तक ही सीमित नहीं है, ये मेसोस्फीयर की बाउंड्री, अपर बाउंड्री से लेकर ये एक्सोस्फीयर की लोअर बाउंड्री तक और थर्मोस्फीयर में, इन तीनों रीजन में ये आपका फैला हुआ है, लेकिन मैक्सिमम इसका कंसंट्रेशन कहां पे है, थर्मोस्फीयर में। क्लियर है? ओके तो ये था आपका आयनोस्फीयर। अब ये जो आयनोस्फीयर है ये करता काम क्या है भाई, इसको समझिए। आयनोस्फीयर में आपके इस तरीके से लेयर्स बन जाती हैं, ये जो आयनाइज्ड पार्टिकल्स हैं गैस के, वो अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग वो अलग अलग लेयर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, तो उन लेयर्स को हमने डी, ई, F1 और F2 लेयर के नाम से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये लेयर काम क्या करती हैं, ये लेयर बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे संचार गतिविधियों के लिए, रेडियो कम्युनिकेशंस के लिए, रेडियो सिग्नल्स के लिए। ये काम क्या करती हैं कि मान लो यहाँ पे कोई न कोई टावर है नेटवर्क और वो रेडियो सिग्नल्स यहाँ से भेज रहा है, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी वाली जो रेडियो वेव्स हैं वो क्या करेंगे, डी लेयर से टकराएंगे, और डी लेयर क्या करती है, चूंकि वो ये आयोनाइज्ड लेयर है, उनको रिपल्स कर देती है। ठीक है, और वो दूसरी जगह आपका रिसीवर एंटीना जो होता है उससे रिसीव कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, एक लो डिस्टेंस में, एक मिनिमम डिस्टेंस में जब रेडियो कम्युनिकेशन करना होता है तो वहां पे यही लेयर बड़ा हेल्पफुल होती है। क्लियर है? यहां से सिग्नल भेजा एटमॉस्फेयर की तरफ, एटमॉस्फेयर में डी लेयर और ई लेयर जो है ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ये काम करती है। लो फ्रीक्वेंसी वाली को ये, और मीडियम और हाई वाली को ये ई लेयर, ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है अर्थ की तरफ, और वो हम यहाँ पे रिसीवर पे रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे रेडियो सिग्नल्स को ये क्या करती है, रिफ्लेक्शन का, रेडियो सिग्नल्स को रिफ्लेक्शन का काम भी करती हैं, जिसकी वजह से हमारे संचार गतिविधियां होती हैं उनको सुचारू ढंग से चलाने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये सारा चीज किस में हो रहा है भाई, थर्मोस्फीयर में हो रहा है, इसको हम आयनोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है ना, आयनोस्फीयर इसी का ही एक पार्ट है। ओके, तो ये वहां पे हमने देखा इस तरीके से लेयर्स जो होती हैं रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। क्लियर? तो ये था हमारा थर्मोस्फीयर। ओके, चले आगे इसमें देख लेते हैं हम, जल्दी से टाइम हो चुका है तो इसमें और देख लेते हैं। इसके थर्मोस्फीयर के बाद जो आगे आपका आता है दैट इज एक्सोस्फीयर। ओके, एक्सोस्फीयर में आपका होता क्या है इसको समझे। एक्सोस्फीयर जो है, वेट अ सेक, अरे हाँ, ये थर्मोस्फीयर, इसके ऊपर लगभग 700 किलोमीटर से लेके और बाहर लगभग अगर हम बात कर लें 10,000 किलोमीटर, ठीक है, आउटर स्पेस ही है ये, इसको हम लोग एक्सोस्फीयर कहते हैं। ओके, एक्सोस्फीयर, यहां पे अगर हम थर्मोस्फीयर की बात करें, थर्मोस्फीयर में हमने क्या देखा कि भाई हाइट बढ़ने पे टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ठीक है, और इंक्रीज करते करते लगभग ये 1000 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। ठीक है, थर्मोस्फीयर में। ओके, और यहां पे एक्सोस्फीयर जब आते हैं, यहां पे एटमॉस्फेयर न के बराबर होता है। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं। ओके, और यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है आपका ज्यादा वेरी नहीं करता है, और इसी रेंज में आपका हाइट बढ़ती जाती है, टेम्परेचर में वेरिएशन ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये जो है आपका एक्सोस्फीयर, ये आउटर स्पेस है हमारा। ओके, और यहाँ पे इसकी सीमा लगभग हमने 700 से 10,000, इसके बाहर आपका एक्सोस्फीयर की जो बाउंड्री होती है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटोस्फीयर। ओके, जो हमारा अर्थ होता है उसके चारों ओर हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, इस तरीके से तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यही इसकी जो बाउंड्री है वो क्या है, आपकी मैग्नेटोस्फीयर है। यानी ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटोस्फीयर के अंदर है। इस मैग्नेटोस्फीयर के बाद जो होता है आपका क्या आता है, आउटर स्पेस आता है। ठीक है, आउटर स्पेस, और ये बाउंड्री आपकी क्या कहलाती है, मैग्नेटोस्फीयर। ओके, और इस मैग्नेटोस्फीयर के नीचे क्या आएगा, एक्सोस्फीयर आ जाएगा। ओके, ठीक है, और मैग्नेटोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, ऊपर मान लो यहाँ पे मैंने मैग्नेटोस्फीयर बना दिया, नीचे एक्सोस्फीयर, और इनके बीच भी एक बाउंड्री है जो इन दोनों को सेपरेट करती है, दैट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको, मैग्नेटोपॉज। मैग्नेटोस्फीयर, हाँ, आउटर स्पेस की, इधर देखें ध्यान से, ये मैग्नेटोस्फीयर और आउटर स्पेस की बात करें, इनके बीच की जो बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटोपॉज। एक्सोस्फीयर नहीं, मैग्नेटोपॉज, मैग्नेटोपॉज। ओके, या इसको हम कह सकते हैं चुंबकीय सीमा पृथ्वी की। यानी चुंबकीय सीमा जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर का लास्ट लेयर है। ओके, उसके बाद क्या होता है, आउटर स्पेस स्टार्ट हो जाता है। उस एटमॉस्फेयर के लास्ट लेयर मैग्नेटोस्फीयर के नीचे आपका मैग्नेटिक जो एक्सोस्फीयर है, उसके नीचे आपका थर्मो, मेसो और स्टेटो। तो इस तरीके से हमारा ये लेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है ना, विथ हमने एल्टीट्यूड, हाइट के बेसिस पे बात किया और गैस के कंसंट्रेशन के बेसिस पे बात किया। क्लियर? ओके, जो थर्मोस्फीयर है आपका, एक चीज इसको ध्यान रखिएगा, कई बार ये छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। थर्मोस्फीयर, जैसे हमने इसकी हाइट देखी थी, आपको यहां पे ले चलते हैं 1 मिनट के लिए। हाँ, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर ये वाली रेंज देख रहे हैं 92, लगभग आपका 700 पीछे हमने देखा था। ओके, इस एरिया में क्या होता है, आयनोस्फीयर की मौजूदगी की वजह से हम लोग जो छोटे सैटेलाइट्स होते हैं कम्युनिकेशन आदि इन सब के लिए, उनको क्या करते हैं, यहाँ पे ये इस ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं। इसको हम लोग लोअर अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। इसकी हाइट लगभग 160 किलोमीटर से लेके अप टू 1000 किलोमीटर तक का मान सकते हैं इसको हम लोग। तो 160 किलोमीटर, ये 90 टू 700 किलोमीटर वाली रेंज में पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसी एरिया में है, छोटी सैटेलाइट्स जो होती है वो सब इसी एरिया में है। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग थर्मोस्फीयर में ही इसको क्या करते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट में ही उसको स्टेबल लॉन्च कराया जाता है। क्लियर है? तो ये थी भाई आपकी इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स और उनके जो स्पेशल फीचर्स हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही, बाकी कल हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट आगे। ओके, चलिए, ओके, धन्यवाद।